आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आज इस इन्वेस्टर क्लब में हमारे साथ IIFL की अनु जैन, साथ ही निर्मल बैंक के राहुल अरोड़ा जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और काफी सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर मौजूद जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। और पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा अनु आपसे, जिस तरह से हमने देखा है 8,100 से 8,200 के दायरे में पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों ने ट्रेड किया है, क्या लगता है अगला हफ्ता कैसा रह सकता है? RIL के नंबर्स जो आएंगे उसके ऊपर भारतीय बाजार सोमवार को रिएक्ट करेंगे, साथ ही निफ्टी की 10 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स भी अगले हफ्ते आने वाले हैं और छोटा हफ्ता है, एक दिन की छुट्टी भी है, 22 तारीख को दशहरा है। कैसे आपको लग रहा है मार्केट का सेटअप कैसा है और क्या ऊपर जा सकता है बाजार यहाँ से? देखिए सेटअप पॉजिटिव है। आपने एक कंसोलिडेशन देखा है, 8100 को काफी बार टेस्ट किया गया है पिछले 10 दिन में, 2-3 बार उसने कोशिश की है तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया है। और जहां तक कि आई थिंक निफ्टी के अलावा जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बैंक निफ्टी जो 17,820 का लेवल था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो बहुत मुश्किल से तोड़ा है आज उसने, और करीब 17,900 इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट है निफ्टी के साथ। तो निफ्टी को जो लेग्स चाहिए इस मूव के लिए जो 8395 तक खींच सकता है, वो लेग्स अगर इसको बैंक निफ्टी देगा। ऑब्वियसली अगर आज रिलायंस के नंबर्स अच्छे हुए और वो 2-3% का अगर आपको मंडे को एक गैप अप मिलता है तो वो निफ्टी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। पर जहां तक कि हमने पिछले पूरे IT के नंबर्स जो डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं, चाहे वो TCS है या इन्फी है, उसके बावजूद आपने 8100 को तोड़ते हुए नहीं देखा है। तो उसके बाद ये मूव अगर 8200 को क्रॉस करता है तो आप 84 के आसपास, 8360 से 84 के बीच में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक आप जा सकते हैं। राहुल आप भी बुलिश है, 5-6 नंबर निफ्टी के कमजोर आए, लेकिन देखिए बाजार स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। आप कैसे ट्रेड करेगा अगला हफ्ता, क्या लगता है आपको? देखिए हेमंत जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बधाइयाँ। ये हफ्ते आपका जन्मदिन था। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, वो अनु ने बताया। आपका जो पहला आवाज इन्वेस्टर क्लब था उसमें मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि साल का अंत 9,000 के आसपास होगा, और कंसिस्टेंटली जब हम आवाज पे बात करते रहे हैं तो मेरा वो व्यू चेंज नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि दिसंबर तक 9,000 होगा। अगला हफ्ता कैसा होगा मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बिकॉज यहाँ पे रिटेल ऑडियंस भी है, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एनेक्डोट देता हूँ। ये बात 5 साल पहले भी काफी लाजमी थी। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, उसमें से 1% 1.2 करोड़ पीपल हर महीने 5,000 रुपए डाल दें मार्केट में, 60,000 करोड़ 65,000 करोड़ आपके वहीं से हो गए। ये शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। जुलाई से कंसिस्टेंटली DIS की बाइंग हो रही है जब FIS की सेलिंग हो रही है। जब FIS की सेलिंग बंद होगी और जब FIS DIS को फॉलो करने लगेंगे तो ये ट्रेंड रिवर्सल जो 7500 का आपको लेवल मिला था वो बहुत ही अच्छा जोन था खरीदारी के लिए। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा पता नहीं, बट आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। चलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पर जरूर बनेगा और काफी सारे इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं अपने परिवार के छोटे छोटे सदस्यों को भी लाए हैं और मुझे बता रहे थे कि इन्होंने इनके डीमैट अकाउंट्स भी खोल दिए हैं। चलिए इन सबसे बात करेंगे। हिमांशु के पास सबसे पहले चलते हैं, जिन्होंने CA कंप्लीट किया है। CFA भी आपने कंप्लीट कर रहे हैं? जी सर, मेरा लेवल 2 कंप्लीट है CFA का। और बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो आवाज इन्वेस्टर क्लब में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही करते रहे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी एंकरिंग से। धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि लास्ट 2 मंथ्स में हमने बहुत ज्यादा ग्लोबल वॉलेटिलिटी देखी है एंड FII ने बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है। ये फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में हमने ऐसा देखा है कि DIIs मार्केट को सपोर्ट करने में कैपेबल रहे हैं। अदरवाइज इन प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा है कि यदि FIIs पैसा विड्रॉ करते हैं तो मार्केट कम से कम 15 से 20% ब्रेकडाउन दिखाता है, बट इस बार मार्केट ने सपोर्ट दिया है एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 6 to 8 मंथ्स में चाइना, ब्राजील एंड रशिया जो ब्रिक्स इकोनॉमीज है वहां से और मोर नेगेटिव न्यूज आ सकती है क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही स्लो डाउन है जी। तो क्या सर हम ऐसा मान के चलें कि जैसा DII ने अभी मार्केट को सपोर्ट किया है वैसे ही आगे भी यदि कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट को सपोर्ट करेगा एंड ब्रेकडाउन नहीं दिखाएगा? आप DIS के लिए अभी कह ही रहे थे और देखिए सवाल भी जवाब पहले आ गया। नहीं देखिए जैसे मैंने हेमंत जी से कहा था कि ये सेम जो मैंने इनको अभी एनेक्डोट बताया वो 5 साल पहले भी सही था। ये 5,000 रुपए अगर आप प्रति महीने 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोग डालते हैं तब भी आपके पास। पर इस बार डिफरेंट क्या है कि गोल्ड और रियल एस्टेट आपके लिए इतने इन्वेस्टेबल ऑप्शंस नहीं है। जहां तक मुझे लगता है रियल एस्टेट के रिटर्न्स आपको शायद फ्लैट टू नेगेटिव मिलेंगे, गोल्ड में ज्यादा
तेजी होने की संभावना नहीं है जो ग्लोबल मार्केट्स कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स समझते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि DIS की बाइंग चलती रहेगी। इस महीने ही जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, आप देखेंगे 5 नए NFOs की एप्लीकेशंस गई हैं सेबी को। तो ये NFOs की एप्लीकेशन तभी जाती है जब फंड मैनेजर्स को लगता है कि मार्केट में एपेटाइट है आप जैसे लोगों का पैसा अंदर डालने में। जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए भी डीमैट अकाउंट्स खोले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये DI की जो एक, मेरे को लगता है एक माइंड शिफ्ट आ गई है हेमंत जी, और ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट। इसलिए मैंने हेमंत को यही कहा था कि मुझे लगता है कि इस बार FIs DIs को फॉलो करेंगे, क्योंकि कहीं एक ब्रेक ऑफ पॉइंट आएगा जहां हमें FI आपको बोलेगा कि ग्लोबली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। अगर इंडिया ही अपने मार्केट को खरीद रहा है तो देन वी शुड फॉलो। तो आई थिंक यू आर इन फॉर बेटर टाइम्स गोइंग फॉरवर्ड। अनु, आपका भी यही ठीक है? देखिए, ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट के जो फंड्स हैं वो इंडिया का एलोकेशन एज सच सेपरेटली नहीं करते हैं। वो पूरा एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट होता है जिसमें इंडिया एक टुकड़ा होता है उसका। तो उनको अभी जहां तक भी उनके जितने भी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में एलोकेशन है उसमें इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उनको और बेचने की इंडिया को एज ऑफ नाउ कोई जरूरत नहीं है। बट अगर इंटरनेशनल प्रेशर रहा तो वो आप FI सेलिंग फिर भी ETFs की और इनकी देख सकते हैं। वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो 3% गिरेंगे आप 1% जरूर गिरेंगे। लेकिन आपको वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि अभी आप 7500 के आसपास गए थे, आप आज 7500 का, आज आप 83 के आसपास 8200 के प्लस हैं। एक 10% का मूव आपको लगभग 1.5 महीने के अंदर मिल रहा है, जो किसी और मार्केट्स में इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज गेटिंग इनटू द मार्केट्स एट द राइट प्राइस। तो उसके आप भले ही इक्विटी फंड्स देखें या डायरेक्ट इक्विटी देखें, लेकिन वो लेवल्स किसी भी कारण से आते हैं तो जहां तक मेरे ख्याल है कि पैनिक के देखे बिना, डोंट लुक एट व्हाट आर द FI नंबर्स और द DI नंबर्स। वैल्यू है तो खरीदिए। चलिए लेते हैं इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए। काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मुंबई के स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि कैसे पहुंचे इस क्लब में, तो तरीका काफी आसान है। जो आपके पास में मोबाइल फोन पड़ा है उसे उठाइए, लिखिए AIC स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज इन्वेस्टर क्लब, और आज इस इन्वेस्टर क्लब में अनु और राहुल हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, और काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अविनाश तो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, 2 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे भी इनके साथ आए हैं यहाँ पर, और हम आपको बता रहे थे इन्होंने इनके डीमैट अकाउंट भी खोले हुए हैं। अविनाश बताइए आज क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, और ये आवाज इन्वेस्टर क्लब के सभी दर्शकों की ओर से ये शुभकामना। थैंक यू। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। अभी क्या है कि हम लोग टीवी पे अपने आवाज चैनल पे या बहुत सारे चैनल्स पे देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, अपनी राय भी रखते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद उनका डिस्क्लोजर रहता है कि ये शेयर में हमारा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है जी। तो मेरा ये जानना था कि एक साधारण इन्वेस्टर इस डिस्क्लोजर्स को इनके रिकमेंडेशन के साथ कैसे कोरिलेट करे, कि जैसे अगर उन्होंने किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक को रिकमेंड किया है और उनका डिस्क्लोजर है कि इसमें उनका निजी निवेश नहीं है, तो फिर वो इसको कैसे करे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि अगर वो स्टॉक इतना ही अच्छा है तो उन्होंने अपना निजी निवेश क्यों नहीं किया। सिमिलरली इसका उल्टा है कि स्टॉक उन्होंने रिकमेंड किया और उसमें उनका निजी निवेश भी है, तो एक तो ये हो सकता है पॉजिटिव कि ठीक है स्टॉक काफी अच्छा है, इसीलिए उन्होंने भी खुद को इन्वेस्ट किया उनमें और दर्शकों को राय दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि मे भी हो सकता है उन्होंने चूंकि उस स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट कर दिया है और इसलिए अब वो राय दे रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया, काफी क्लोजली आप ट्रैक करते हैं सबको। चलिए एक्सपर्ट से खुद ही पूछ लेते हैं, जब वो डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं तब वो क्या सोच रहे होते हैं। अनु आपसे जानना चाहूंगा, बताइए। आपने आपका जवाब एक्चुअली खुद दे दिया, बिकॉज वो सारी चीजें जो आपने बोली हैं वो सारी में से सब चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर मैं स्टॉक रेकमेंड कर रही हूँ तो मेरे को होल्ड करना जरूरी नहीं है। ये एक सेबी गाइडलाइन है जो हम एक फॉलो करते हैं कि हमारे पास या हमारे फैमिली मेंबर्स के पास है, बट वो एक बेसिस नहीं होता है कि जिसपे कोई रिकमेंडेशन दिया जाए या कि वो मेरे पोर्टफोलियो में इसलिए वो आउट परफॉर्म करेगा, वो भी कोई बेसिस नहीं है। तो आपने तो सारे मेरे को पहले ही आंसर्स दे दिए हैं, लेकिन जहां तक ये होता है
एक पर्सन आपको एक स्टॉक रेकमेंड करता है तो वो अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करके करता है, तो वेदर इट इज देयर विथ हिम और नॉट देयर विथ हिम, एज एन एडवाइजर टू यू, वो आपको अगर स्टॉक दे रहा है तो वो उसी बेसिस पे देखिए, वो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई वो जल्दी चलेगा या नहीं चलेगा का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस तब आता है अगर आप किसी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो एज एन एडवाइजर अच्छा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सनली होल्ड करता है कि नहीं करता। राहुल, आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अगर आज निफ्टी 100 पॉइंट नीचे भी होता तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सब स्माइली कर रहे होते हैं, आपके बच्चे इतने क्यूट हैं। मैं एक्चुअली आपका सवाल रिवर्स कर दूंगा। देख के लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अपने, तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है आज, लेकिन जो गेस्ट टीवी पे आते हैं रोज आप उनसे बात नहीं कर पाते, पैसा आप उनका नहीं लगा रहे, आपका लगा रहे, तो सारा ओनर्स आप जो टीवी पे आ रहे हैं उनको नहीं दे सकते। एक छोटा सा वीकेंड पे अगर आप रीड कर लें, जो मैं नहीं कह रहा कि आपको 50, 20, 30, 40 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, अगर आप 5-7 कंपनीज में भी इन्वेस्ट करें, थोड़ा आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, आपकी वाइफ आपको बताएंगे, अगर वो कहीं जाके कुछ शॉपिंग करते हैं कम से कम 3-4 चीजों के भाव तोड़ करके वो फिर खरीदेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और खास करके अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा ओनस आपकी तरफ ही रहता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपका जो सवाल है, लेकिन हेमंत जी, ये वही हो गया कि हेड्स आई मीन टेल्स यू लूज, तो दोनों तरफ से आप सही नहीं हो सकते। तो आई थिंक जैसे अनु जी ने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी एनालाइज, हम अपना बेस्ट करते हैं अपना ओपिनियन स्टेट करने के लिए। वो कहीं बाइबल में नहीं लिखा गया कि आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टीवी पे आके आपको जो सलाह दे रहा है आप उससे सहमति नहीं रखते हैं, तो आप उनकी नहीं, शायद आप हेमंत जी की बात ज्यादा सुनिए, पर आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना भी बहुत जरूरी है। तो उन्हें सिर्फ आप या टीवी एंकर्स या जो गेस्ट आते हैं उन पे नहीं रख सकते, वो मेरा मानना है। चलिए, जीवन जी भी हमारे साथ सिविल इंजीनियर हैं। जीवन जी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे हेमंत जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग ओवर हियर। एंड द क्वेश्चन इज लाइक, अभी फिलहाल में हम लोगों ने न्यूज सुना 2 दिन पहले भी बैंक से काफी नाम आ रहे हैं, एंड आई एम हैविंग होल्डिंग सम एक्सिस बैंक शेयर्स विद मी एंड प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम मोर इन बैंक्स। Is it the right segment to go into or it is going to impact? जो अभी न्यूज में आ रहा है काफी 11 आप कह रहे हैं फॉरेक्स घोटाला जो हुआ है जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी का नाम आया, काफी सारे बैंक, लंबे बैंकों की लिस्ट हो गई, कोई बैंक शायद ही उसमें बचा होगा। कि कौन से बैंक में जाना लॉन्ग रन के लिए अच्छा है या वी शुड क्विट नाउ ओनली शॉर्ट रन खेलना है, क्या करना है? एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू नो कि और किसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। तो ये ट्रेडिंग का के लिहाज से पूछे, लॉन्ग टर्म के लिहाज अगर चलना है, टू एक्सेस बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म प्लान, सीइंग द सिनेरियो। अभी कुछ अलग लग रहा है, पता नहीं इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट ऑन इट, और इवन आई एम टेकन IDFC बैंक ऑल्सो। ओके, सो दैट ऑल्सो आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स, बट आई डोंट नो व्हाट हाउ शुड आई होल्ड फॉर लॉन्ग, उसका गाइडेंस चाहिए था। अनूप, एक्सिस बैंक कैसा लगता है आपको? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग एट दीज सब 500 लेवल्स, चाहे आप प्राइस टू बुक देखें या आप टेक्निकली देखें, गिरने की संभावना कुछ कम है। और जहां तक कि आज सबने आके स्टेटमेंट्स दिए कि उनके PNL नहीं इम्पैक्ट होंगे, ओके, एज ऑफ नाउ जो पहली रिपोर्ट बैंक्स दे रहे हैं। अब आगे रिपोर्ट में और कितनी कड़वाहट निकलती है जिसके कारण लोगों का अगर सेंटिमेंट खराब होता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि ये पूरी न्यूज आपके पास पिछले पूरे हफ्ते पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में आई, फिर आपके पास कल OBC और 4-5 नाम्स और आए, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। तो वो एक चीज काफी रेलेवेंट है कि जिस दिन अगर खराब न्यूज के बाद वो अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो मतलब जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो उसको कोई वेटेज नहीं दे रही है। हाँ, एक स्कैम है, वो स्कैम को अटेंड किया जा रहा है, बट वो कितना प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा नहीं पता। जहां तक कि अगर आप पूरा एक इंफ्रा साइकिल और एक साइकिल प्ले कर रहे हैं तो उसमें बैंक्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो वो उसमें आपको, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स खेलें, चाहे आप PSU बैंक्स खेलें, आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस ओवर 3 इयर्स मिलेगा। आपने प्राइवेट बैंक्स को परफॉर्म करते हुए देखा है, चाहे वो HDFC है, कोटक है, इंडसइंड है, उसमें भी जो रिटेल एंडेड बैंक्स हैं जैसे कि HDFC, कोटक है, दे हैव डन बेटर। ICICI, एक्सिस जो बेसिकली होलसेल लेंडिंग में है, उनको बिकॉज उनके एसेट क्वालिटी की वजह से कंसर्न है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो रहेगी। लेकिन अगर आपका 3 साल का नजरिया है तो इस प्राइस पे, चाहे वो ICICI 2.1 टाइम्स बुक पे है, आपको यहां से 3 साल में पैसे जरूर मिलेंगे जो आप कह रहे हैं। जहां तक कि आप IDFC की बात करें,
वो एक नया बैंक है। ओके, अभी वो लिस्ट तक नहीं हुआ है, वो 1 महीना है लिस्टिंग होने में, आपके पास अभी शेयर्स भी नहीं आए हैं, उसको टाइम लगेगा। तो आई थिंक जो लिस्टेड में आपको सस्ते मिल रहे हैं, रिलेटिवली स्पीकिंग अभी उनके बारे में आपको पता है। ओनली एडवांटेजेस कि उसकी बुक क्लीन आएगी, एसेट क्वालिटी के ऊपर उतने कंसर्न नहीं आएंगे, तो आप उसको 3 साल के हिसाब से रख सकते हैं। चलिए जीवन जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप भी सोच रहे हैं कैसे पहुंचे इस आवाज इन्वेस्टर क्लब में मुंबई के स्टूडियो में और हमारे गेस्ट से रूबरू हों, तो तरीका आसान है, फोन उठाइए या इसी लिखिए, स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेते हैं और फिर से हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आज इस क्लब में हमारे साथ अनु और राहुल, हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स मुंबई के स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे चलते हैं नीरव के पास और जानते हैं उनका क्या सवाल है। नीरव बताइए, क्या करते हैं आप? मैं ACCA कर रहा हूँ अभी और BMS के साथ। ओके, और क्या सवाल है आपका? माय क्वेश्चन इज कि हाउ आर फंडामेंटल एनालिसिस जनरली डन एंड व्हाट ऑल स्टैट्स आर कंसिडर्ड व्हाइल प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। राहुल, सीधे आपसे ही सवाल है, बताइए। हिंदी में जवाब दे दूंगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज होती है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो करती क्या है, वो आपको इंडस्ट्री पहले समझ में आनी चाहिए। दूसरा, फिर उसके इंडस्ट्री में जो कंपनी क्या कर रही है। बैलेंस शीट एंड P&L इज लाइक द बाइबल, तो वो तो आपको नॉट फॉर दैट ईयर, पर आपको पिछले 5-6 अगर आप जितना जा सकें तो यू कैप्चर साइकिल्स, तो आपको पता चलेगा कि गुड टाइम्स बैड टाइम्स में कंपनी क्या कर रही है। इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वैल्यू अ कंपनी, ये अलग अलग होते हैं। तो जैसे अगर आप बैंक्स को देते हैं, ट्रेडिशनली इट्स नॉट लाइक PE इज नॉट अ गुड मेट्रिक टू लुक एट अ बैंक, लेकिन प्राइस टू बुक ज्यादा अहमियत होती है। पर प्राइस टू अर्निंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक व्हेन यू लुक एट कंपनीज। वो ज्यादातर सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा यूटिलाइज होती हैं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करती हैं तो काफियों में डेट आ जाता है, तो वहां पे आप EV टू EBITDA देखते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। विद इन दैट ईच सेक्टर कैन हैव देयर ओन वैल्यूएशन मेट्रिक। जैसे अगर आप सीमेंट में देखें EV टू टन वगैरह वगैरह। बट आई थिंक अगर आपका बेसिक क्वेश्चन है कि आपको क्या थॉट प्रोसेस करना चाहिए, इंडस्ट्री स्टडी कीजिए। किसी ने इंफ्रा पे पूछा था तो पता कीजिए कि इंफ्रा में क्या हो रहा है। फिर अगर समझो आप लार्सन की बात कर रहे हैं तो लार्सन की क्या वर्टिकल्स हैं, उनकी जितनी हिस्ट्री आप पढ़ें उतना बेटर होगा। और जब आप प्रोजेक्शंस यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो ज्यादा EV टू EBITDA देखिए, सर्विसेज में ज्यादा PE देखिए और बैंक्स में ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए। और अगर ये सब नहीं करना है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा भी लगा सकते हैं। ये बताइए मुझे, आपका शायद आंसर यही होगा। आप पहले भी बाजार में पैसा लगा चुके हैं? नहीं, प्लान है, ट्रैक रख रहा हूँ अभी। तो नए इन्वेस्टर कैसे बाजार को अप्रोच करें, ये बताइए। देखिए, अगर सीखने की एक इच्छा है तो मैं कहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी ये बोला हुआ है कि अगर 100 रुपये डालने तो स्टार्टअप कर रहे हैं, रिस्क कैपेसिटी कितनी है वो देख लीजिए। 90 रुपये आप फंड्स में डाल दीजिए, 10 रुपये आप खुद कीजिए, और वो 10 रुपये भी आप करेंगे तो आप एक पेपर बुक भी कर सकते हैं। जब हम लोग ने ट्रेडिंग सीखी थी तो पैसे नहीं थे कि हम ट्रेडिंग हाथ के पैसे से कर सकते थे, तो हम एक कागज की बुक बनाते थे, अपने आप को एक कागज का कैपिटल देते थे कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, और उसको हम 1 साल तक स्टडी करते थे कि मेरे कॉल्स कहाँ तक सही गए, कौन से गलत गए, तो क्यों गलत गए। आप जब ये खुद एनालिसिस करेंगे कि जो आपके कॉल सही गए तो उसमें क्या आपको सही मिला था, तो वो आपको एक सीखने का मौका देगा। ज्यादा सीखने का मौका गलती देता है, तो अगर जहां आप गलत गए थे, क्यों गए थे, वो एनालिसिस करेंगे तो आई थिंक पैसा बिना पैसे लगाए हुए वो एक सीखने का तरीका सबसे बेस्ट है। आप अपनी फीलिंग्स, अपने गट से, अपने एनालिसिस से आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, जहां तक कि पैसे का सवाल है, 90% जब आपको खुद ज्यादा इस समय नहीं आता है, वो किसी और को मैनेज करने दीजिए। हाँ, उसमें से 10 रुपए आप अपने गट को भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, नीरज अग्रवाल भी है हमारे साथ। नीरज बताइए, आपका क्या सवाल है? आप तक माइक आ गया, बताइए। सर, एक्चुअली मेरे फादर इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 साल से एक म्यूचुअल फंड में। इसमें 2500 रुपीज पर मंथ वो पेमेंट करते हैं उस स्कीम में, एंड ही इज गेटिंग अ रिटर्न ऑफ नियर अबाउट 6 to 65%. So my question is that means whether he should continue with this investment of the mutual fund or he should go in FD, because अगर FD में आप जाएंगे 8 to 9% का रिटर्न आपको मिल सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट में, और अभी पैसे की उतनी जरूरत भी नहीं है। तो आपका म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए आप FD में स्विच करने की सोच रहे हैं? एक्चुअली का म्यूचुअल फंड जो है मुझको 6% का रिटर्न दे रहा है, जबकि
कि एफडी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? दैट इज माय क्वेश्चन। बताइए। देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड पे कमेंट नहीं करूंगा हेमंत जी, ये सब मेरे क्लाइंट्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक इट बी फेयर फॉर मी टू कमेंट ऑन अ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। लेकिन जो अप्रोच आपके फादर ले रहे हैं, आई थिंक इट्स 100% फाइन। जहां तक मेरा कॉल है, जैसे मैंने हेमंत जी को स्टार्ट में भी कहा था, मैं मार्केट पे बहुत बुलिश हूं, तो मुझे लगता है जो रिटर्न मार्केट आपको अगले 2-2.5 साल में देगा वो एफडी से कहीं कहीं ज्यादा होगा। तो ऑप्टिकली आपको अभी लग रहा होगा कि एफडी के रेट, आपकी जो इमीडिएट रिटर्न्स हैं एफडी के रेट उससे ज्यादा है, पर मेरी एडवाइस होगी जो आपके फादर करते आए हैं वो करते रहिए, क्योंकि अगर नीरज जैसे लोग आते रहेंगे तो फंड मैनेजर्स की आंखें बढ़ती जाएंगी, तभी वो ज्यादा एनएफओस करेंगे और मार्केट बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक जो पैसा ये डालेंगे वो आपके फादर के काम आएगा। तो आई थिंक जो वो कर रहे हैं करते रहें। और हो सकता है नीरव आप छोटे टर्म में देख रहे होंगे ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप ओवर लार्ज पीरियड देखेंगे तो ये दरअसल आउट परफॉर्म करता हुआ भी दिख रहा होगा। शायद आप एक छोटा सा टुकड़ा कुछ सालों का देख के बता रहे हैं, 2-3 साल का, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड शायद ज्यादा अच्छे रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं एफडीज के मुकाबले, ये साफ तौर पर देखा गया है। लेकिन वक्त की कमी है, हम काफी सारे दर्शकों के सवालों के जवाब यहाँ पर आज नहीं ले पा रहे, उनसे माफी मांगूंगा और अगले हफ्ते उनको फिर से इनवाइट करूंगा इस आवाज इन्वेस्टर क्लब में वो आए और अपने सवालों के जवाब लें। लेकिन अनु और राहुल, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सबका भी धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।